हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो यार आज हम प्रॉपर अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमने डेमो में भी डिस्कशन की थी कि हमारा जो पैटर्न चलेगा वो ये होगा कि हम पहले इंडिविजुअल के टैक्सेस को देखेंगे, देन उसके बाद हम कंपनीज की तरफ आएंगे, देन उसके बाद हम वैट की तरफ आएंगे, एंड देन हम कंपनी सेक्रेटेरियल की तरफ आएंगे। कंपनी सेक्रेटेरियल में हम कि भाई कंपनी किस तरह बनती है। आप यूके में जितने भी टैक्सेस है, जिस तरह वैट हो गया जिसे हम पाकिस्तानी जुबान में जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं, वो हो गया। या उसकी रजिस्ट्रेशन आप किस तरह करते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप जिस तरह पाकिस्तान में देखते हैं कि हम कोई भी आप में से majority लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब में जब आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी से जो डिडक्शन होती है, ठीक है, इसको यूके में बोलते हैं पेई, पे, PAYE, पे एज यू अर्न। तो ये इसकी डिडक्शन कैसे होती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी पड़ती है, पेरोल आपका कैसे बनता है, गवर्नमेंट को किस तरह सबमिट किया जाता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम वन बाय वन देखेंगे। अब एक अच्छा, आज हम जो पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम देखेंगे इंडिविजुअल की टैक्सेस की क्या चीज होती है, उसमें क्या क्या चीजें हमने देखनी होती हैं, और जितनी भी हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। उसके हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स रिटर्न भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम साथ साथ लेके चलेंगे। और जहाँ तक कोर्स की बात है, तो हमारा वन ऑफ जो ऐसे कह 40-50% टाइम जो हमारा लगता है वो इंडिविजुअल के टैक्सेस पे ही लगता है। क्योंकि एक तो ये है कि इसमें थोड़ी चीजें भी ज्यादा है, सेकेंडली इसकी बेसिस पे हमारे लिए कंपनी का टैक्स काफी आसान हो जाता है। स्पेशली जब हम इंडिविजुअल टैक्सेस में, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, तो उसके काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, वो कंपनी से मैच करती हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी हम पर्सनल टैक्स ज्यादा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा टाइम इस पे हमारा ज्यादा लगता है क्योंकि ये आगे के लिए हमारे लिए इजी रहेगा फिर। आगे हमारे चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स साइड पे हम जाते हैं या वैट की तरफ जाएंगे, तो वहां पे हमारे लिए आसानी रहेगी। अच्छा, मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और मैं उससे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग को पहले दे देता हूँ कि हम जो पर्सनल टैक्सेशन हम देखेंगे। अब पर्सनल टैक्सेशन से हमारी मुराद जो है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन की, अलग से मैं, वकास, मेरे जैसा एक बंदा जो यूके में रह रहा है, जाहिर बात है वो गुजर बसर के लिए कोई ना कोई काम तो लाजमी करेगा। काम किस तरह के इंडिविजुअल के लोग कर सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में भी देख लें। या तो कोई जॉब कर रहा होगा, या उसका कोई छोटा मोटा कारोबार होगा, या उसने अपनी कोई कंपनी बनाई होगी जिससे उसको डिविडेंड वगैरह आ रहे होंगे, या उसने किसी बैंक में पैसे रखे होंगे, इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, या उसके किसी बाहर की किसी कंपनी में या बाहर किसी मुल्क में उसने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी, वहां से पैसे आ रहे होंगे, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई घर जायदाद होगी, दुकानें होंगी, वो किराए पे दिए होंगे, उससे किराया आ रहा होता है। तो जिस तरह के सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में होते हैं, ऑब्वियसली यूके में भी आप मेरे जैसे इंसान ही रहते हैं, तो उनकी भी यही सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं। तो नॉर्मली जो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो सोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने को मिल जाती है, सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो तो है
एम्प्लॉयमेंट इनकम आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड नंबर पे रेंटल इनकम देखने को मिल जाती है आपको। थर्ड नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई, जिसे हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल रन कर रहा हो। सोल ट्रेडर कौन होता है? आप अपने आसपास देखें, जो सब्जी बेच रहा होता है वो भी सोल ट्रेडर है, क्योंकि वो कंपनी तो उसकी नहीं होती है ना। ना कंपनी रजिस्टर कराई हुई है। किसी का अगर दूध की दुकान है, कोई नाई है, कोई मोची है, कोई गोश्त की दुकान है किसी की, या किसी के हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान है, वट एवर यू नेम इट, वो सारी चीजें आती हैं, एक्सेप्ट कि वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। ये होती है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा और क्या इनकम हो सकती है किसी बंदे की? पार्टनरशिप हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अगर पार्टनरशिप से भी, जाहिर बात है, अक्सर लोग होते हैं दो तीन दोस्त या फैमिली मेंबर मिलके एक कारोबार चला रहे होते हैं। पांचवी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास हो सकती है? इंटरेस्ट इनकम आ सकती है हमारे पास। फॉरेन इनकम भी हो सकती है। अच्छा, फॉरेन इनकम के अलावा हाँ, डिविडेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी बंदे ने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए हैं, साल के उसको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, वो हो सकते हैं। अ, और क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है यार? नॉर्मली तो जो हम देखने को मिलती है, यही लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप में से जरा एक काम कीजिएगा। वो लोग जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, काइंडली वो जरा सिर्फ रेज हैंड का ऑप्शन कर लें, ताकि मुझे आइडिया हो कि यार टर्म्स वगैरह किस तरह की यूज करनी है, ताकि उसके मुताबिक ही हम, क्योंकि जारी बात है सबको लेके चलना है हमने। तो जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, मतलब बीबीए, एमबीए, ईसीसीए, सीए वगैरह, इस तरह जो भी है, तो जरा रेज हैंड का ऑप्शन प्लीज यूज कर ले सारे। सामा साहब हैं सर? सलमान साहब भी हैं? चल, गुड हो गया, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं। हम जाहिर बात है सबको मिलके लेके चलेंगे। एंड एक चीज की आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग अगर चैट बॉक्स में मैस क्वेश्चन लिखते हैं, इट्स अप टू यू। बेहतर ये होता है आप लोग रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर लिया करें, तो मुझे जब लेक्चर के दौरान भी अगर मुझे लगता है कि हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो हम लेक्चर के बीच में भी लेते हैं, नहीं तो हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले 5-7 मिनट या 10 मिनट जो होता है ना, वो हम लास्ट लेक्चर की जो भी हमारी क्यूरीज होती हैं उनको डील करते हैं, और ऑब्वियसली एंड ऑफ द लेक्चर जो होता है हमारा, वो भी 5-10 मिनट हम आपकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही हमने असाइन किए होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे एक कुलीग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, वो आपकी सम सॉर्ट ऑफ इसमें ही फॉल कर जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। वो आपके उसी का ही पार्ट बन जाता है। आपने जो भी मतलब फसल बोई होती है, जो उसको बेच के जो पैसा आते हैं वो आपकी इनकम होती है, उस पे आपकी जो जो खर्चे हुए होते हैं वो आप लेस करा देते हो, तो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सोल ट्रेडरशिप में ही आ जाती है, कवर हो जाती है उसी में ही। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल के टैक्सेस किस तरह रहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि यार एक बंदा है, उसकी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है। अब जरूरत ही नहीं है हर एक की ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकती हैं। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई एक आध घर होगा जी किराए पे दिया हो, या किसी थोड़े बहुत कोई शेयर्स वगैरह परचेज किए होंगे, डिविडेंड्स वगैरह आ रहे होंगे, वो हो सकता है ना। तो अब एक बंदे ने अपने टैक्स ईयर में जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम से जितने भी पैसे कमाए होंगे, जितनी भी उसकी इनकम आई होगी, उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को पाकिस्तानी टैक्स का आइडिया हो, और मुझे भी इतना खास आइडिया नहीं है पाकिस्तानी टैक्स का, लेकिन जितना मुझे आइडिया है उसमें ये है कि अब जो बंदा सैलर्ड क्लास होती है उसके टैक्सेस डिफरेंट है, और जो बंदा कोई बिजनेस कारोबार कर रहा होता है एज अ सोल ट्रेडर या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में
आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम जो है, ये जो सारी हमने यहाँ पे लिखी है, इन तमाम सोर्स ऑफ इनकम को ऐड किया जाता है और इन सब पे एक जैसा ही टैक्स रेट लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं टैक्स ईयर की यहाँ पे हम बात करें ना, तो अब पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर हमारा चलता है वो चलता है 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक चलता है। जिस तरह अभी हमारा करंटली जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक चलेगा। यूके के जो टैक्स ईयर चलता है वो चलता है थोड़ा अजीब सा है, अनयूजुअल सा है। वो चलता है 6 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर की 5 अप्रैल तक। ठीक है। अच्छा, हम जो टैक्स ईयर डील करेंगे, हम टैक्स ईयर डील करेंगे फॉर नाउ, वो है 2023/24। ठीक है। अब ये टैक्स ईयर जो है ना हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो है 6 अप्रैल 2023 टू 5 अप्रैल 2024, जो कि अभी लास्ट जो हमारा अप्रैल गुजरा है। अब राइट नाउ ये टैक्स ईयर कराने का मकसद ये है, क्योंकि अभी राइट नाउ इस करंट सिनेरियो में आज के दिन में यही टैक्स ईयर फिलहाल चल रहा है, क्योंकि टैक्स ईयर एंड हो चुका है। लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल अभी कर रहे हैं, और हमारे पास जो डेडलाइन है ना, जो जिस बंदे ने भी टैक्स रिटर्न जमा करानी है उसके लिए डेडलाइन जो है, क्योंकि अभी अप्रैल 2025 आया नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में अभी टाइम है। राइट नाउ जो लोग टैक्सेस अपने जमा करा रहे हैं, वो जिस पीरियड के जमा करा रहे हैं वो है 6 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुए उनके पीरियड, और 5 अप्रैल 2024 तक। इस पूरे साल में एक बंदे ने अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाई है, रेंटल इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, पार्टनरशिप है, इंटरेस्ट इनकम है, फॉरेन इनकम है, डिविडेंड्स है, वट एवर जो भी इनकम उसने कमाई है इस टाइम पीरियड के बीच में, उसके ऊपर इसने टैक्स जमा कराना है, टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, और उसके ऊपर जितना इसका टैक्स लगेगा वो इसने जमा कराना है, जिसकी डेडलाइन है हमारे पास 31 जनवरी 2025। 10 महीने का तकरीबन आपके पास टाइम होता है। तो इस पीरियड की टैक्स रिटर्न आपने जमा करानी है 31 जनवरी 2025, जो कि नेक्स्ट मंथ हमारे बनेगा जनवरी। ये आजकल पीक सीजन चल रहा है टैक्स रिटर्न्स का, तो जिसने भी टैक्स रिटर्न जमा करानी है वो 31 जनवरी से पहले पहले जमा कराएगा। द मोमेंट 31 जनवरी के रात को 12:01 यूके में 100 पाउंड की पेनल्टी आपको पड़ जाएगी, सीधा सीधा, बिना किसी शक व शुबहत की। तो ये इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये हमारे पास डेडलाइन आ गई है, हमने टैक्स रिटर्न जमा कब करानी है। अच्छा, अब हमें टैक्स ईयर का भी पता लग गया है, डेडलाइन का भी पता लग गया है। अभी हमने ये देखना है कि भाई टैक्सेस लगते हैं हम पे किस तरह से। ठीक है। टैक्सेस हम पे कुछ प्यारे भाइयों और बहनों कुछ इस तरह से लगते हैं कि जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई बिलीव आपका नाम। जी ज्योति, प्लीज आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि ये जो टैक्स ईयर और डेडलाइन जो आपने बताई है, तो हम्म। ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए सेम है? अच्छा, फॉर द टाइम बिंग देखिए, जब तक हम कंपनीज पे स्विच नहीं होते हैं ना, आप लोगों ने हर एक चीज के लिए एज्यूम ये करना है कि एक अच्छा। इंडिविजुअल। ठीक है। अच्छा। ठीक। मतलब एक इंडिविजुअल जैसे वकास हो गया, आप हो गए, वैसे बता योर गुड नेम प्लीज। मैं समीर बात कर रहा समीर, आपका नाम डिफरेंट लिखे हुए थे, मैं हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। अच्छा, मोहम्मद समीर जी बेसिकली। हाँ, आपके ज्योति नेम सर, मैं इंडिया से भी आ गए हैं, क्या सीन है। हाँ। तो राइट नाउ हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे तकरीबन एटलीस्ट नेक्स्ट एक मंथ जो हमारे क्लासेस चलेंगी, ये सारी इंडिविजुअल टैक्सेस के बारे में होंगे। हम जो भी बात करेंगे हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, हमारे कंपनी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ, डेडलाइन की बात कर रहा हूँ, टैक्स रेट्स की बात कर रहा हूँ, जो भी हम बात करेंगे वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनकम्स के कुछ स्लैब्स हम जरा बना लेते हैं कि उसके बेसिस पे हमें टैक्सेस किस तरह से लगते हैं। अगर एक बंदे की इनकम है
1 पाउंड से लेके 33,770 हैं। उस पर कितनी टैक्स लगेगा? और अगर एक बंदे की इनकम है 37,700, 1,25,140 पाउंड, और उसके बाद है 1,25,140 पाउंड। ये हमारी अगर इनकम हमारी इतनी है तो हम पे जो टैक्स रेट्स लगेंगे प्यारे भाई वो लगेंगे, यहाँ पे हमें लगेगा 20%, यहाँ पे हमें लगेगा 40%, और यहाँ पे हमें लगेगा 45%। अब ये तो हमारे आगे बेसिक टैक्स रेट्स। फिलहाल डेप्थ में नहीं जा रहा मैं। फिलहाल हम जो है ना, वो एक है ना कॉन्सेप्ट, हम इसका सीखते हैं कि भाई यूके में टैक्सेस कैलकुलेट किस तरह से किए जाते। ठीक है, हम वैसे एक रफ एग्जांपल लगा देते हैं कि यार एक बंदा है, हम कहते हैं उसकी ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक हो गया। हम कहते हैं उसने जॉब से कमाए जनाब 15,000 पाउंड, ठीक है। हम कहते हैं पूरे साल उसने जॉब की, पूरे साल उसने इनकम कमाई 15,000 पाउंड, रेंटल इनकम उसको 8,500 पाउंड का रेंटल इनकम आ गई। उसने कोई साथ साथ साइड कारोबार भी कर रहा था, हम कहते हैं 25,000 पाउंड उसने वहां से कमाए। पार्टनरशिप, अब बस खैर है ना, इतनी सारी इनकम इतने सारे काम एक बंदे एक साथ नहीं कर सकता ना। हम कहते हैं पार्टनरशिप से उसने उसने की नहीं कोई। इंटरेस्ट इनकम हम कहते हैं उसको आई कोई 1,500 पाउंड आ गई। फॉरेन इनकम भी हम कहते हैं 2,500 पाउंड फॉरेन इनकम आ गई। और डिविडेंड हम कहते हैं उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए थे, 5,000 पाउंड उसको डिविडेंड इनकम आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे कीजिए, समीर भाई आप जरा माइक अनम्यूट करें, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जी अच्छा, बाय द मेरा थोड़ा पढ़ाने की तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे जी अकेले पढ़ाते हुए ऐसे फील होता है ना जैसे कोई साथ बोलने वाला ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कोई दीवार के साथ लगा हूँ। तो एक बंदा मेरे साथ होता है जो कि रिस्पॉन्स दे रहा होता है, जी जी आप सुन रहे हैं, समझ भी आ रही है, ठीक। तो समीर भाई हाँ। हमारे साथ देखिएगा आप। सर अभी तक हमने जो चीजें देखी है ना, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में हम टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराते हैं, हम देखते हैं हमारा जो टैक्स ईयर अभी एंड हुआ है, उसमें जो जो हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम थी वो हम अपनी टैक्स रिटर्न में शो कराते हैं। वो हम यहाँ पे एफबीआर को जमा कराते हैं, और जो हमारा टैक्स बनता है वो हम जमा कराते हैं। यूके में भी ऐसे ही होता है। यूके में हमारा टैक्स ईयर होता है 6 अप्रैल 2023 से हमारा टैक्स ईयर शुरू हुआ था, जो कि खत्म हुआ 5 अप्रैल 2024 पे। ठीक है भैया। अब इस 12 महीने या 365 दिनों के बीच में एक इंसान ने जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम से जितनी भी इनकम जनरेट की है, वो हमने एक रफली यहाँ पे लिख ली, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब हमने करना है कि भाई इस पे टैक्सेस लगते किस तरह से, ठीक है। बाय द वे आप में से जिनको पाकिस्तानी टैक्स आता है ना, आप लोग को ये टैक्स बहुत आसान लगेगा। पाकिस्तानी टैक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कोई वो मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। अब हम समीर भाई कहते हैं कि यार एक बंदा है कि उसने एम्प्लॉयमेंट इनकम भी की, 15,000 कमाए, रेंटल इनकम उसकी कोई, उसके पास घर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, या मतलब उसने इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए कोई घर खरीदा हुआ था, या कोई दुकान किराए पे दी हुई थी, ठीक है, उससे इनकम आई। ठीक है, वो छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहा था, उससे भी उसको इनकम जनरेट हुई। उसके बैंक में पैसे पड़े हुए थे, उस पर उसको इंटरेस्ट इनकम भी आ रही थी, बाहर से भी कोई पैसे उसने कमाए हैं, और किसी कंपनी में इसने शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए थे, वहां से भी इसको डिविडेंड मिल गया। तो ये तमाम इसकी इनकम आ गई। और इसका हमने जब यहाँ पे टोटल किया तो हमारे पास इसकी टोटल इनकम कितनी बनी समीर भाई? 57,500। 57,500। अरे समीर भाई आपने माइक म्यूट नहीं करना अच्छा। साथ, ठीक है। बिजी तो नहीं है क्लास में नहीं या? नहीं, बस इट्स माइक अनम्यूट ही रखें आप, ठीक। तो हमारे जो हम समीर साहब की टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, ठीक है सर।
तो समीर साहब ने जो पूरे साल में पैसे कमाए हैं ना, पाउंड, वो है 57,500 पाउंड। आप 375 हम्म, अरब देने ना बैठ जाइएगा। अच्छा, तो ये आपकी पूरे साल की इनकम हो गई है। अब हम्म, इस पे अगर मैंने टैक्सेस लगाने हो ना, तो मैं टैक्सेस कैसे लगाऊंगा? हमने कहा है कि भाई आपके जो पहले 37,770 पाउंड होंगे ना, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 20%। 20%। तो मतलब अगर इसमें से मैं यहाँ पे 37,000 निकाल लेता हूँ, सॉरी यार, यार आप लोग भी सारे सोए हुए यार। मैं लगा 37 और लिखा 33 है। 37,700। ठीक है। सही। अरे यार, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 37,700। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी। आपकी जो बैंड्स हैं वो ये है कि अगर आपकी पहले जो 37,700 तक की जो अमाउंट होगी, उस पर आपके टैक्सेस लगते हैं 20%। 37,700 से अबव इनकम जो है अप टू 1,25,140 पाउंड्स की जो अमाउंट है, उस पर आपको 40% टैक्स लगता है। और उससे अबव जितनी भी आपकी इनकम होगी, उस पर अलग अलग करें, आपका टैक्स लगेगा 45%। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल ली। हमने कहा हमारी इस 57,500 में से इतनी अमाउंट पे हमें टैक्स लगेगा 20%। और रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बचेगी, अगर समीर भाई ये टोटल इनकम में से मैं 37,700 लेस कर दूं, तो मेरी बकाया इनकम रह गई है, ऐसे ही है, जी जी। जिसमें मुझे टैक्स लगेगा 40%, ऐसे ही है। ठीक। अब सिंपल मैं इस पे टैक्स रेट्स अप्लाई कर लेता हूँ। ये हो गया। और हमारी 19,800 की अमाउंट पे जो हमारा 40% टैक्स लगा है, वो कितना बना है? वो बना है 7,900। और अगर इनकम में हम टोटल यहाँ पे निकाल लें, तो अल्लाह भला करे, आपका टोटल टैक्स जो बन रहा है वो है 15,460 पाउंड। ठीक हो गया? सही। कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। नो सर। जी महमूद साहब, आपको कोई क्वेश्चन? जी सर, इसमें इसमें सर जो टैक्स फ्री अलाउंस होता है वो माइनस नहीं करेंगे? फिलहाल जितना बता, मैं, वो नेक्स्ट स्टेप है, ओके ओके। ऐसा यस ऐसा सर। लिख। ठीक है। अच्छा, एनीवन, किसी को कोई चीज यहां तक जितना भी मैं करवाया है, समझाया है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन? सर अच्छा, नहीं। कैपिटल कैपिटल गेन्स भी होता है, वो इसमें ऐड हो सकता है? अगर हमने कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी हो और वहां से हमें कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। कैपिटल गेन बिल्कुल हमारी, मैं भी करूँ, और क्या हो सकता है? कैपिटल गेन्स भी हमारे आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके। कैपिटल गेन्स, मैं, चले अब आपने पॉइंट छेड़ ही दिया, मैं बता देता हूँ। कैपिटल गेन्स हमारा पार्ट बनता है इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न का ही। हमने जमा इसी के साथ ही करना होता है, सेम टैक्स ईयर होता है, सेम डेडलाइन होती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट उसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है। ठीक फिर है। यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने हमें जो रेट दिए हैं ये अदर इनकम पे लग रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय की यस। इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग से हो जाएगी फिर। यस, उसका सिर्फ आप देखिए, वो ऐसा होता है जिस तरह मेरे पास एक कप ये पड़ा हुआ है और एक कप ये है। ठीक है। इसकी सेपरेट कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे किया, कैपिटल गेन्स की सेपरेट कैलकुलेशन है, बट ये जाएंगी एक ही ट्रे में। ठीक है। ये जाती एक ही टैक्स रिटर्न में, बट ये अदर इनकम्स अलग से कैलकुलेट होती है, इनकी अलग से टैक्सेशन होती है, और कैपिटल गेन्स की अलग से टैक्सेशन होती है। ये आखिर में मिलकर जो टैक्स अमाउंट आपकी बनती है, वो एक फिक्स अमाउंट बन जाती है, जो कि आपका टोटल टैक्स बनता है दोनों का मर्जर होके। और वही आपने एचएमआरसी को, गवर्नमेंट को पे करना होता है। यूके में बाय द वे जो टैक्स को डील कर रही होती है, जिस तरह पाकिस्तान में हमारा एफबीआर डील करता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, यूके में जो कह लें, जो इदारा है या जो भी डिपार्टमेंट है जो डील करता है टैक्सेस को, उसे हम बोलते हैं HMRC।
बाय द वे इससे बनता है हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। हिज मेजेस्टी ये है, इनकी जो पहले क्वीन थी अभी किंग है, उसको एक किस्म का प्रेस करते हैं। देन हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स इदारा है जो आपके टैक्सेस को डील करता है और आपने इसको जमा कराने होते हैं। तो इन शॉर्ट कैपिटल गेन्स जो आपको होते हैं, आपके कोई भी फिक्स एसेट होता है, कोई भी कैपिटल नेचर के, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी वो आपने बेची उस पे कैपिटल गेन्स हुए हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स पड़े हुए थे वो आपने बेचे उन पे गेन हुआ है, या आपके पास कोई एंटीक्स पड़े हुए थे, कोई ज्वेलरी पड़ी हुई थी या कोई पेंटिंग पड़ी हुई थी, वट एवर जो भी कैपिटल गेन के जुमरे में आता है, वो भी जब आप बेचते हैं उस पर आपको अगर गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स जमा कराना होता है। लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन, उसके टैक्स रेट्स सेपरेट हैं इससे, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा साइड लाइन करूंगा कि ये इसके टैक्स रेट्स ये नहीं है कैपिटल गेन्स के। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंट टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा सर, आपने फॉरेन इनकम लिखा है यहाँ पे, यस। तो फॉरेन इनकम के लिए अगर कहीं पे टैक्स ट्रीटीज वगैरह हैं, क्या वो वहां पे एप्लीकेबल होंगी? बिल्कुल होती है। लेट्स से आप यूके में, अच्छा एक चीज का आपने ध्यान रखना है, हम एज्यूम ये करें कि हम यूके में बैठे हुए हैं, तो अगर मैं फॉरेन कंट्री का नाम यूज कर दूं तो मतलब यूके के लिए जो फॉरेन कंट्रीज होंगी वो है। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा यूके में है और उसने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या वट एवर, कोई डिविडेंड आ रहे, इंटरेस्ट आ रहे, कोई प्रॉफिट शेयर आ रहे, वट एवर जो भी आ रहा है, और अगर उससे उस कंट्री में भी टैक्स डिडक्ट हुआ है और यूके का उस कंट्री के साथ अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन है, जिसे हम डीटीआर बोलते हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ हमें एक मिलता है, फिर मेजोरिटी कंट्रीज के साथ यूके के डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन है, तो अगर उस फॉरेन कंट्री में आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यूके में आप उस पर टैक्स उतना ही दोगे जितना यूके में उस इनकम पे टैक्स बनेगा, लेस फॉरेन टैक्स डिडक्टेड। लेट्स से आपकी कोई भी इनकम आई है बाहर से जिस पे आप ऑलरेडी 1,000 पाउंड का टैक्स दे चुके हो, और यूके में उस पे टैक्स बना 1,500 पाउंड फॉर एग्जांपल उसी इनकम पे, तो उस 1,500 पाउंड में से 1,000 पाउंड जो आप ऑलरेडी उस लोकल गवर्नमेंट को पे कर चुके हो वो लेस हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी होती है वो आप पे करते हैं। ठीक है। सर यहाँ पे आपने फॉरेन इनकम ऐड किया हुआ है ना, अब आपने कहा कि इन सब पे जो है ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे जो आपने स्लेब रेट्स हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फॉरेन इनकम पे अगर मेरे पास डिविडेंड इनकम आ रही है बाहर से कहीं और, जैसे पाकिस्तान से आ रही है मुझे डिविडेंड इनकम, जो कि एफडीआर में कैलकुलेट होती है, 15% लगता है, अगेन क्या उसी पे भी यही स्लेब रेट्स अप्लाई होंगे जो आपने फॉर अभी यहाँ पे लिखे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान से आए 10,000 पाउंड आए, जिसपे आप 1,000 पाउंड ऑलरेडी पाकिस्तान में टैक्स पे कर चुके हो। ठीक है। अब आप इसको जब अपने टैक्स रिटर्न में शामिल करते हो, आप लिखते हो कि मेरी ग्रॉस इनकम आई है 10,000 पाउंड, 1,000 पाउंड में फॉरेन टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो आपकी टैक्स कंप्यूटेशन में जो अमाउंट आती है ना वो 9,000 आती है, जो टैक्सेबल होगी वो 9,000 होगी, ना कि 10,000 पाउंड। ठीक है, जितना आपने टैक्स दिए होते हैं उतनी अमाउंट से आपकी इनकम रिड्यूस कर दी जाती है, और वो ही फिर आपकी इनकम जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास 2,500 आ रही है, लेट्स हम कहते हैं आपकी इनकम टोटल है 3,000 की, जिसमें से 500 आप टैक्स पे कर चुके हो, तो आपकी कंप्यूटेशन में जो आपकी जो टैक्स रिटर्न की जो कैलकुलेशन होगी उसमें जो आपकी अमाउंट मेंशन होगी वो आफ्टर टैक्स डिडक्टेड अमाउंट शो होगी यहाँ पर। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे वहाँ पे आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे फिजिकली दिखा दूंगा कि भाई कैसे होती है ये सारी चीजें। ठीक सर टैक्स से तो टैक्स कम होगा ना, टैक्स से इनकम कम कैसे होगी? मतलब मैं ये बात समझी नहीं कि है। आप कह रहे हैं ना अगर मैंने एक इनकम मैंने कमाई है किसी और कंट्री से, तो जितना वहां पे टैक्स डिडक्ट हुआ है वो मैं इनकम से भी डिडक्ट कर दूंगी, राइट? देखिए इसके, या फिर मैं उसी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करूंगी यूके में, और उस जो अमाउंट पहले डिडक्ट हो गया है उसको मैं डिडक्ट करूंगी टैक्स से। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आपने, आपके यूके में जितना उस इनकम पे टैक्स बनता है वो आप उस पे यूके में टैक्स कैलकुलेट हुआ होता है, एंड देन आपने फॉरेन टैक्स जितना पे किया होता है वो आपकी उस टैक्स लायबिलिटी से कम होकर रिमेनिंग अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाती है यूके में। ठीक है, लेकिन टैक्स आपकी फॉरेन इनकम पे कैलकुलेट इसी परसेंटेजेस से होंगे, और उससे फिर आपके जो
फॉरेन टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हो, वो डिडक्ट होगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह ओके सर, थैंक यू। जब हम टैक्स रिटर्न पे आएंगे देन इंशाल्लाह आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी वो जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तब आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी उसमें। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि वो इसका बैंड रेट इफेक्ट हो सकता है। अगर हम फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे तो बैंड रेट लो हो जाएगा, तो एक टैक्स अमाउंट आएगी उसमें, फिर जो ऑलरेडी पे हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो जितना भी है। आप अपनी तरीके से ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी कैलकुलेशन है। उसमें आपके पास टैक्स रिटर्न में बाकायदा अपना सेक्शन होता है कि भाई आपकी ग्रॉस इनकम कितनी थी और फॉरेन टैक्स पेड कितना था। ठीक है, तो फॉरेन टैक्स पेड में जब आप वो फॉरेन टैक्स डाल देते हैं कितना टैक्स पे किया हुआ है, वो आपकी टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली ही उसको एडजस्ट कर देती है, और रिमेनिंग जो आपका टैक्स बनता है एज पर यूके लॉ, वो आपकी कंपटीशन का पार्ट बन जाता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है। ठीक फॉर फॉर जस्ट ए क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस अगर मैं फॉरेन इनकम नहीं ऐड करता, मेरी जो इनकम है, जो यूके है इनकम है, नहीं। वो बनती है 37,000 पाउंड, हम्म, और उस पर टैक्स रेट लगा है 40%। हम्म, लेकिन अब मैं जैसे ही उसमें फॉरेन इनकम ऐड करता हूँ, टैक्स रेट लग जाता है। ठीक है, हम्म। तो अब डेफिनेटली अब इसकी वजह से इम्पैक्ट ये होगा कि अब टैक्स ज्यादा लगेगा। अब जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसमें से वो एडजस्ट हो जाएगा। अब 40% पे टैक्स लाइबिलिटी लगेगी, 45 पे लगेगी, इम्पैक्ट तो डिफरेंट आएगा टैक्स का। बिल्कुल आएगा। तो जस्ट ये मैं समझना चाह रहा था। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके फॉरेन इनकम की वजह से आपका टैक्स बैंड एक्सीड हो रहा है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, ऐसे ही है? इस पे क्या प्रोविजन है, इसकी लॉजिक यही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप क्यों नहीं इंक्लूड करोगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नाम पर अगर वो इनकम आई है, आपके बैंक अकाउंट में वो आपको रिसीव हुई है, तो आप वो गवर्नमेंट से छुप नहीं सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट के ठीक। पास आरसी आपके पर्सनल बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, मैं अगर आपको आज से 3-4 साल पुरानी बात अगर बताऊं, तो तब हम जिसकी भी टैक्स रिटर्न बनाते थे हम उसकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगवाते थे, जरूरत ही नहीं होती थी, हमें रेलेवेंट डेटा वो प्रोवाइड कर देता, हम टैक्स रिटर्न बना देते थे। उसके बाद एचएमआरसी को के पास जब अकाउंट्स की एक्सेस आई, तो हम जिसकी भी टैक्स रिटर्न बनाते हैं उसके पर्सनल जो बैंक अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट भी मंगवाते हैं। उसमें हम देखते हैं कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो कि टैक्सेबल है लेकिन क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड नहीं की है, या जिसके बारे में एचएमआरसी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर एक बार वो चीज आ रही है तो जाहिर बात, अब देखो छुपाना वो ऑब्वियसली इलीगल है, टैक्स एविजन में आता है, इस्लामिक टर्म में वो हराम भी है, और लीगल टर्म्स में वो इलीगल है। ठीक है, तो छुपाना नहीं चाहिए और ना छुपा सकते हैं। एचएमआरसी अगर इंक्वायरी खोल दे तो फिर आपको ओके बैंक स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, उसमें आपसे वो फिर क्वेश्चंस करेगा भाई ये इनकम कहाँ से है, किस चीज की इनकम है। इफ यू फेल टू आंसर फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। एंड बाय द वे टैक्स एविजन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस में कंसिडर होता है, तो जेल की हवाएं भी देखने को मिल जाती है आपको। ठीक है, पेनल्टीज तो अच्छी खासी मिलती है, बंदे की ठीक है। तबीयत साफ हो जाती है, तो लेकिन साथ साथ जेल की हवाएं भी देखने को नसीब हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अच्छा, एक चीज मैंने पूछनी थी कि ये जो तो टैक्सेबल पर्सन है, सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा, जिसका भी क्वेश्चन होगा रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे, मैं आपका नाम कॉल करूंगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अब हमने क्लास को भी लेके चलना है, क्वेश्चंस को भी लेके चलना है, तो प्लीज इस चीज को आप लोगों ने माइंड नहीं करना है कि मैं आपको क्वेश्चन डिनाई करूं या कुछ, क्वेश्चन का ठीक। आंसर मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों ने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है, जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने रेज हैंड का ऑप्शन यूज करना है। ठीक है जी, अभी आप प्लीज अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो बेसिकली जो आप बता रहे हैं, जिन जिन लोगों की जो टैक्सेबल पर्सन है, हम्म, इसमें जो वहाँ के लोकल नेशनल्स हैं और रेजिडेंट्स, हम्म, यानी रेजिडेंट्स के भी सेम ये रूल अप्लाई होगा? यस, हम्म। चाहे आप नेशनल हो या रेजिडेंट हो, आप को यूके में टैक्स जमा कराना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि यूके में किस बंदे पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है। इट्स ठीक। इट डजंट अबाउट कि भाई आप वहाँ के नेशनल हो या नहीं, रेजिडेंसी स्टेटस डिपेंड करता है कि आपने मोर देन 185 डेज अगर वहाँ गुजारे हैं, बेशक कोई हम्म। काम नहीं किया, आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाए जाते हो और आप टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अच्छा,
हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हमारी इनकम आई थी, टोटल इनकम हमारी थी 57,500, जिस पे हमने अपने रेलेवेंट टैक्सेस लगाए और हमारी ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी, जो कि हमने पे टू HMRC। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे आई होप आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाते हैं। एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने का मकसद ये है, हमें भी, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप नोट करते हैं, एक बंदा अगर जॉब कर रहा होता है तो उसके लिए कोई एग्जाम्प्ट स्लैब भी होता है, जिस तरह यूके में है, पाकिस्तान में है। अगर आपकी एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम सैलरी अगर आपकी 6 लाख से कम है तो उस पर टैक्स नहीं होता। मतलब अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं आपकी सैलरी, तो आप पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम सैलरी, वो अगर मतलब 6 लाख से अबव है, तो आपकी 6 लाख से अबव वाली इनकम जो है उस पर आप पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्प्ट अमाउंट दी हुई कि भाई इतनी अमाउंट पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ऊपर वाली इनकम जितनी भी होगी उस पर आप रेलेवेंट स्लैब के मुताबिक टैक्स देंगे। यूके में भी कुछ इस तरह से होता है। अब पाकिस्तान में चूंकि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेपरेट है, सोल ट्रेडर के लिए आई बिलीव डिफरेंट होता है। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में क्या होता है, आपकी तमाम इनकम्स को एक साथ जमा किया जाता है, उसमें से एक एग्जम्प्ट अमाउंट आपको दी जाती है, और उसके बाद जो आपकी इनकम होती है उस पर आप पे टैक्स लगता है। अब हमने क्या किया, हमने अपनी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि हमारी इनकम बनी 57,500 अमाउंट। इसमें से हमने क्या करना है, लेस, इसे हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस। ठीक, इसका नाम, जो हमें टैक्स फ्री अलाउंस एक मिलता है, इसका नाम है पर्सनल अलाउंस। और ये फॉर दिस टैक्स ईयर, टैक्स ईयर 23-24, वो है 12,570 पाउंड। इतनी अमाउंट पे आपने टैक्स नहीं पे करना। तो अभी हम, मेरी जो टैक्सेबल इनकम हुई वो कितनी हो गई है, मेरी 57,500 अमाउंट में से पर्सनल अलाउंस में लेस कराऊंगा, और मेरे पास अभी टैक्सेबल इनकम जो बची है वो 44,000 हो गई है। ठीक है, अब इस पे अगर मैं रेलिवेंट टैक्सेस में अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे क्या होंगे, हम्म, यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा टैक्स 15,415 था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़े से रिवाइज टैक्सेस कर लूँ, अगर मैं इधर दोबारा करता हूँ, 37,700 ये अमाउंट आ गई है, और मेरी 44,000 में से ये लेस करा दी मैंने इनकम, वो मेरी बन गई 7,000। अब इसमें मैं अगर टैक्सेस अप्लाई करता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय 20% एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 40%, अभी मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ये हो गई 10,432 पाउंड। तो मतलब एक पर्सनल अलाउंस की वजह से मुझे जो टैक्स सेविंग हो रही है वो हो रही है तकरीबन 5,000 पाउंड मुझे कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास टैक्स फ्री अलाउंस होता है, जिसका नाम पर्सनल अलाउंस है। इस तरीके से हमारी टैक्सेस कैलकुलेट की जाती है। अब फिलहाल मैं आप लोग को एक परफॉर्मेंस समझा रहा हूँ कि यूके में टैक्सेस एक्चुअली कैलकुलेट किस तरह से होते हैं, टैक्स रेट्स आप पे किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद ऑनवर्ड इन फ्यूचर क्लासेस में हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को डिटेल में हम देखेंगे, रेंटल इनकम को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एंड सो ऑन। जितने भी यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखी है इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब्दुल कयूम साहब, आपको क्या क्वेश्चन? जी कयूम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम सर। ये जी वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर ये यूके में जो स्टडी के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, हम्म, तो उनका क्या टैक्स सिस्टम होता है, उनके बारे में ज़रा गाइड करें, क्योंकि उनको भी यहाँ पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड पेमेंट्स आती हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दें।
देखो, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे आते हैं वो एक डिफरेंट चीज होती है, इनकम आपकी डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। अगर आपके घर वाले आपको फाइनेंस कर रहे हैं वो एक और चीज है। हाँ, अगर आप यूके से कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर, जैसे लोग अक्सर उबर चला रहे थे, डिलीवरी कर रहे होते हैं, डिफरेंट इस तरह के काम कर रहे होते हैं, और जॉब्स कर रहे होते हैं, उससे आप जो अपनी इनकम जनरेट करते हो वो आपकी टैक्सेबल होती है, ठीक है। अब अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करें तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम बनती है। अगर आप कोई उबर ईट्स चला रहा है या डिलीवरी चला रहा है या कोई डिफरेंट तरह के और इस तरह के अगर कोई करीम वगैरह के जैसे क्या तो वो दे रहा है, तो वो फिर ऑब्वियसली आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनती है। मतलब कि वो रिटर्न में शो नहीं करने होते जो इनको पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंसेस मिलते हैं। वो इनकम नहीं है ना असल में। वो जी। इनकम नहीं है जो मतलब घर से अगर आप पाकिस्तान से अपने लिए पैसे मंगवा रहे हो खर्चे के लिए, वो इनकम नहीं है ना आपकी। ठीक है। मतलब कि उनकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रिटर्न करना मस्ट उनके लिए मस्ट होता है, जो स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जाते हैं, क्योंकि वो रेजिडेंट देखिए, हो जाते हैं ना। इसके लिए अगर आप अगर आप नेक्स्ट लेक्चर पे वेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस बंदे को यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज है कि अगर आपने इतने दिन यूके में गुजारे हैं तो आप यूके रेजिडेंट होगे नहीं होगे, वो एक पूरा एक सिनेरियो है ना। तो अभी अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो ना मैं उस तरह से समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। तो कल के लेक्चर तक वेट कर लें, उसमें आपको पता लग जाए कि कौन सा बंदा यूके में टैक्स देने के लिए लायबल है। और ये हर साल के लिए आपने कैलकुलेट करना होता है कि भाई क्या मैं यूके का रेजिडेंट हूँ इस साल में या नहीं हूँ, ठीक है, क्या मुझ पर टैक्स रिटर्न लाजिम है या नहीं, ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है। जी उमर साहब। जी उमर साहब, अपना क्वेश्चन पूछिए। जी नवीद फरहान, आप पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था पर्सनल लॉन्स के हवाले से। ये जो 12,570 है पाउंड, क्या ये सबके लिए फिक्स अमाउंट होती है, या जिसके लेट से अगर सैलरी 1,25,000 से अबव भी है उनके लिए भी वो इंक्रीज होता है, और ये हर साल सेम रहता है, या क्योंकि लास्ट जब मैंने टैक्स पढ़ा था उस पर 12,000 था फिक्स टैक्स रेट ना। मैंने जब पढ़ा था तब 9,400 था। ओके, मतलब हर साल इंक्रीज होता है। हाँ, अच्छा, आपके मैं क्वेश्चंस आपने तीन चार एक साथ पूछ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फॉर द टैक्स ईयर फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है। जिस तरह ठीक ये है। टैक्स ईयर है ना, 2000 जो 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक है, इसके लिए 12,570 की अमाउंट ये फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए कम करते हैं ज्यादा करते हैं वो अभी नहीं पता, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट ईयर में देखी जाएगी। सेकेंडली, क्या ये तब सबके लिए अवेलेबल होता है? हाँ, सबके लिए अवेलेबल होता है, जिसकी कम हो या ज्यादा हो। एक सिनेरियो है, लेकिन उसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, जो आपने बात की, अगर किसकी इनकम ज्यादा हो 1,25,000 से, तब क्या होता ठीक है। है। तब मैं आपको थोड़ी देर बाद ये चीज बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, 10-15 मिनट बाद, ठीक। ठीक है, क्योंकि वो एक फ्लो है ना, फ्लो में ये चीजें लेके जाना चाहता हूँ मैं। तो ठीक है। ठीक। बिल्कुल, आप जिस तरफ से आप बात कर रहे हैं ना वो आप सही कह रहे हैं, वो अभी भी ऐसा ही होता है। आपकी इनकम लाख से ऊपर जाती है तो आपका पर्सनल अलाउंस कम होता जाता है, और 1,25,000 से अबव इनकम पे आपका, अगर आपकी इनकम 1,25,000 से अबव चली जाती है तो आपका पर्सनल अलाउंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जी जी, ऐसे ऐसे एक्चुअली हमने वो जब टैक्स पढ़ रहे थे उस वक्त वो था, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल की क्या सेम चीजें हैं, या जो सिलेबस अरे हमने भाई, पढ़ा। जो पढ़ते हैं वही अप्लाई होता है, ये तो लॉ है, ये तो रूल्स है, जो लिखा है वही होगा। तो ठीक है। चेंजेस, सारा कुछ वैसे ही होता है। हाँ, वैल्यूज आपने जो पढ़ा होगा, फिगर्स हम्म, में शायद चेंज जरूर आया होगा, बाकी तरीकेकार जो आपने पढ़ा है होता वैसे ही है। बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो टैक्स रेट्स मैंने आपको लिख के दिए ये तो सबके लिए हमारे सेम है। यहाँ पे एक छोटी सी क्या कहते हैं फकी हम देना चाहते हैं बीच में, वो है डिविडेंड इनकम के लिए। डिविडेंड इनकम जो है ना, इनके टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट है बाकियों की निस्बत पे।
अच्छा, इसके टैक्स रेट्स किस तरह डिफरेंट है? इसकी लिमिट्स भी यही है। अच्छा, ये हमारी अदर इनकम के लिए, और ये फॉर डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के मैं यहाँ पे आपको अलग से टैक्स रेट्स लिख देता हूँ। जिस तरह हमारी बाकी अदर इनकम्स जो थी, उसके स्लैब थे आपके 1 पाउंड से लेके 37,700 तक की जो अमाउंट है, उस पर आपको 20% टैक्स लगता है। 37,700 से अबव 1,25,140 तक की आपकी जो अमाउंट होती है, उस पर 40% लगता है। और 125,140 पाउंड से अबव जितनी भी इनकम होगी, उस पे 45%। लेकिन यही लिमिट्स आपकी डिविडेंड्स के लिए भी हैं, लेकिन इसके टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट है। अगर आपकी डिविडेंड इनकम फॉल करती है बिटवीन 1 पाउंड टू 37,700 पाउंड, उस पे टैक्स लगता है 8.7%। ठीक है। और अगर आपके डिविडेंड्स एक्सीड कर जाते हैं 37,700 पाउंड से अप टू 125,140 पाउंड तक, उस पे आपको डिविडेंड पे जो टैक्स पे करना पड़ता है, वो होता है 33.75%। ठीक है, 33.75%। और 1,25,140 पाउंड से अबव के जो डिविडेंड्स होंगे, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है इतना 39 पॉइंट सॉरी 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 39.35। ठीक है, ये हमारे टैक्स रेट्स हैं सिर्फ डिविडेंड के लिए। अभी तक हमने जो चीजें देखी, उसका क्रक्स क्या हम निकालते हैं कि भाई कैपिटल लॉसेस जो है, इसके ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है, इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, बट वो हमारी टैक्स रिटर्न का ही पार्ट बनता है। और सेकंड हमने क्या देखा कि डिविडेंड जो है, ये हमारी इसी टैक्स रिटर्न का पार्ट बनता है। कंप्यूटेशन भी वही होती है, पर्सनल अलाउंस भी इसका सेम ही होता है बाकी इनकम्स की तरह, लेकिन इस पर टैक्स रेट्स सेपरेट लगते हैं। मतलब कहने को अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट इनकम, फॉरेन इनकम, इन सब पर टैक्स रेट्स लगते हैं आपकी ये वाले। डिविडेंड्स पे आपके टैक्स रेट्स लगते हैं ये वाले। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, ज्योति, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर ये जो पर्सनल अलाउंस है, हम पहले सारी इनकम से डिडक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम डिविडेंड पे कितने अमाउंट पे मतलब अप्लाई करेंगे यही रेट? अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने दिमाग थोड़ा सा खोलिएगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। क्या मुझे सबसे पहले डिविडेंड पर टैक्स लगाना चाहिए या अदर इनकम्स पर टैक्स लगाना चाहिए? ज्योति, आप ही बता दें। सॉरी सर। अदर इनकम। और कोई ना बोले, खबरदार कोई बोले। आप आपसे जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके जी ख्याल में मेरी जो अदर इनकम्स है, मुझे इन पे सब पहले टैक्स अप्लाई करना चाहिए या डिविडेंड इनकम पे मुझे पहले टैक्स अप्लाई करना चाहिए? सर, वैसे तो अदर इनकम पे जाना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल अलाउंस की बात कर रही हूँ। पर्सनल अलाउंस पे आपके सवाल का जवाब भी हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ओके। आप कह रहे अदर इनकम पे पहले टैक्स लगाना चाहिए, क्यों? अगर किसी बंदे की डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको एम्प्लॉय इनकम भी आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, उस पे तो पहले वो अप्लाई करे। लेकिन वही मेरा मेन क्वेश्चन वही है ना, पर्सनल अलाउंस पहले हम डिडक्ट करेंगे टोटल इनकम से, चलिए उसके पहले बाद ही टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं ना। तो पहले आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
आप अपनी तमाम इनकम को ऐड अप करती हैं, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस कराती हैं, फिर आपके पास ये नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम या टोटल नेट इनकम, जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, आ जाती है। इस अमाउंट को फिर आप इस तरह स्प्लिट करते हैं अपने टैक्स बैंड में, और आप पे जितना रेलेवेंट टैक्स लगता है वो आप अप्लाई करती हैं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी इस तरह से करा देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा मेस बन गया, तो आप लोग को आसानी हो जाएगी, कि जिसमें हम डिविडेंड इनकम को भी इंक्लूड कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी। जी समीर भाई, आप बताइएगा। जी मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन था। वो यही था कि जब हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, जिस तरह सारी अलाउंस निकालने के बाद, तो फिर हम उसको किस तरह यानी परसेंटेजेस पे डिवाइड करेंगे। जैसे भी हमने डिवाइड किया वो इस तरह ही करेंगे सर, और कैसे करेंगे? ठीक। अच्छा, चले वो मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल कराता हूँ, आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इतनी वो ना हो। यहाँ पे एक दो छोटी सी चीजें और मैं आपको लिखना चाहूंगा, तो इंशाल्लाह फिर हम जाते एक दूसरे एग्जांपल इसकी करते हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं, एक दो रूल्स है। रूल्स ये हैं कि फर्स्ट 1,000 pound of dividends will be taxed at 0%। ठीक होगी समीर भाई? समीर साहब जरा आइएगा। जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, हमने लिखा है कि फर्स्ट 1,000 ऑफ डिविडेंड्स विल बी टैक्स्ड एट 0%। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 5,000 के डिविडेंड्स आए हैं ना, इसमें से 1,000 पाउंड पे हमें 0% टैक्स देना पड़ेगा, और रिमेनिंग 4,000 पाउंड पे इस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्प्ट अमाउंट है हमारे पास, एक टैक्स फ्री अलाउंस आप कह सकते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और भी है, वो ये है कि फर्स्ट 1,000 pound will be taxed at 0% for uh, थोड़ी सी हम सफाई सुथराई में कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। इसको हम बेसिक रेट बैंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हायर रेट, और इसको हम बोलते हैं एडिशनल रेट बैंड। ठीक है भैया? ये जो हमारा पहला बैंड होता है इसको हम बोलते हैं बेसिक रेट बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं हायर रेट बैंड बोलते हैं, और इसको हम एडिशनल रेट बैंड बोलते हैं। अब ये मैं लिखी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मैं वो टर्म लिखना चाह रहा था, तो आपको समझ आए। हम यहाँ पे लिखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पहले 1,000 की जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे हमें 0% टैक्स देना पड़ेगा, अगर अच्छा, फर्स्ट 1,000 ऑफ इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स 0% इफ अ पर्सन इज बेसिक रेट टैक्स पेयर। ठीक है, और
हमने सबसे पहले लिखा डिविडेंड के लिए कि हमारे डिविडेंड्स जितने भी होंगे उसमें पहले 1000 पाउंड के डिविडेंड हमारे एग्जेम्प्ट होंगे, और उसके बाद हमने लिखा कि इंटरेस्ट इनकम, चाहे वो हमारा बैंक इंटरेस्ट हो या हमने किसी बैंक या किसी का कोई पोर्टफोलियो परचेज को, बाहर मुल्क में अक्सर ऐसे पोर्टफोलियोज भी अब परचेज करते हैं हम। जिस तरह अगर जो मैंने देखे शेल कंपनी जो है इसके भी पोर्टफोलियोज मिलते हैं आपको, टेस्को वगैरह के भी मिलते हैं, बार्कलेज बैंक जो है इसके अपने पोर्टफोलियोज होते हैं। उसमें होता क्या है, आपने जैसे अगर 10,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो आपके 10,000 अमाउंट को डिफरेंट नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें डिविडेंड इनकम भी हो जाती है, फॉरेन इनकम भी हो जाती है, इंटरेस्ट इनकम भी हो जाती है। डिफरेंट टाइप की इनकम्स भी वो उसको स्प्लिट कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो आपकी जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी उसमें पहले 1000 पाउंड पे आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। मतलब बेसिक रेट टैक्स पेयर से मुराद ये है कि मेरी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को अगर मैं मिलाऊं और उसकी टैक्स कैलकुलेशन करूं तो मैं इस बैंड से एक्सीड ना करूं, मतलब मुझ पे 40% वाला स्लैब ना लगे। अगर 20% स्लैब में ही मैं मेरी तमाम इनकम फॉल हो रही है तब मुझे 1000 पाउंड के इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा। और अगर मैं एडिशनल सॉरी हायर या एडिशनल बैंड में फॉल करता हूं तब मुझे 1000 के बजाय सिर्फ 500 की इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट होंगी। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? ठीक है। एनीवन? फैसल साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी चाह रहा हूँ। आपने थ्री टाइप्स की जो एग्जेम्पशंस है वो डिस्कस की हैं हमने यहाँ पे। नंबर वन डिविडेंड की, इंटरेस्ट की और पर्सनल अलाउंस की। जी और डिविडेंड का लेट्स सपोज 1000 जो फर्स्ट पार्ट है उस पर टैक्स जीरो होगा। इसी तरह इंटरेस्ट का केस है और इस तरह फिर पर्सनल एक्सपेंस हमारे हो जाते हैं। मिस ज्योति ने भी जो क्वेश्चन किया था वो भी लॉजिक इसी के रिलेट में करना चाह रहा हूँ। उनका भी आई थिंक इस तरह की क्वेश्चन था कि अदर इनकम्स जब हम सम अप करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है जब अदर इनकम या आई मीन सारी इनकम जब सम अप करेंगे तो ये लेट्स सपोज में यहाँ पे इंटरेस्ट हमने 1500 किया है, तो क्या पहला 1000 क्या हम माइनस करके 500 पे करें? क्योंकि फर्स्ट वन अगर हम उस फॉल कर रहे हैं 20 बेसिक जो है ना बेसिक बैंड में। इसी तरह डिविडेंड भी अगर हम बेसिक बैंड पे फॉल कर रहे हो ओवरऑल तो फिर 1000 माइनस करेंगे यहाँ पे। फिर जो इनकम बनेगी उसका हम 12,570 पाउंड जो है पर्सनल एक्सपेंस वो माइनस करेंगे। फिर हम टैक्स कैलकुलेशन में जाएंगे नंबर वन। नंबर टू ये भी है कि डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है वो हम अलहदा करेंगे, इंटरेस्ट की अलहदा करेंगे 1000 माइनस करने के बाद। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए प्रैक्टिकल कर लेते तो हैं, चलिए आप। जी जी प्लीज। फैसल भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओहो, सॉरी। प्रैक्टिकल करके बताते हैं सर, क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग? जी सॉरी सर, डिस्टॉर्शन थी शायद, लेकिन फैसल भाई एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं कैसे होती है, ताकि हम आपको ये चीज क्लियर कर दें। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। आई थिंक यहाँ पे हमने कल की थी ना। हमने किधर किया था वो? मैंने उस दिन सॉफ्टवेयर, मैं आप लोग को ये सॉफ्टवेयर इसका डेमो दिखाता हूँ। ये मैं कल आप लोग के सामने दोबारा जनरेट करूंगा ताकि आप लोग भी उस पर प्रैक्टिस करें। मुझे अब वो मिल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड होल्ड करेंगे। इवन कल ही मैंने एक क्रिएट किया था, बट अब मुझे वो नज यार
ओपन हो जाओ। आप लोग को भी मैं इसी सॉफ्टवेयर पे टैक्स रिटर्न बनाना सिखाऊंगा। मैनुअली तो खैर जैसे तैसे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से होती है, ये सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ा सा इजी टू यूज लगता है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप लोग इसको इजीली पिक कर लेंगे, तो लिहाजा मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा। लेकिन आप लोग मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं ये जरा इसको साफ कर लूँ, एम्प्टी कर दूँ, ताकि हम स्टार्ट से अपनी टैक्स रिटर्न इस पे बनाए ना। हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बीच में डाली हुई थी, तो come on। अच्छा जी, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारी टैक्स रिटर्न बिल्कुल खाली हो गई, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन में भी हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, जीरो जीरो सब कुछ, सिर्फ पर्सनल अलाउंस पहले से शो हो रहा है हमारे पास। हम जाते हैं डिविडेंड इनकम डालते हैं। ये फिलहाल मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं दोबारा क्रिएट करूंगा ये अकाउंट, ताकि आप लोग भी देखें और आप लोगों को भी समझ आ जाए कि आप लोग घर पे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हो ताकि आपके लिए इजी हो। हम जाते हैं डिविडेंड्स फ्रॉम यूके कंपनीज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रिप्शन लिख ले भाई, एबीसी कंपनी से हमारे पास डिविडेंड आया, हमारे पास 40% शेयर होल्डिंग है, और हम कहते हैं जनाब इस तारीख को हमें डिविडेंड्स मिले हैं। हम कहते हैं 20,000 के हमें डिविडेंड्स मिले, हमारी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, सिर्फ डिविडेंड्स थे। ये हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। हमने अपनी टैक्स रिटर्न में 20,000 की सिर्फ डिविडेंड्स डाले। हम जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। सर ऐसे होता है मेरे पास 20। फैसल भाई, बल्कि ज्योति प्लीज आप आ जाएं, आपको कंफ्यूजन थी उसमें। यस सर, यस यस। जी सर। ज्योति ये देखें, हमने कहा हमारे पास 20,000 के डिविडेंड्स थे, हमें सोर्स ऑफ इनकम आ गई 20,000 डिविडेंड फ्रॉम यूके कंपनीज, ठीक है। नजर आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यस सर। इट्स क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। 20,000 के डिविडेंड्स हो गए, हमारी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, टोटल अमाउंट भी हमारी इतनी होगी टैक्सेबल। इसमें से हमने क्या लेस करा दिया? अब मैंने नहीं लेस कराया है, सॉफ्टवेयर को पता है। अच्छा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये एचएमआरसी के अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बाय द वे, ये याद रखिएगा। मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी बता दूंगा कि जो जो आप यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, या अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी हो। लेकिन बेहतर ये सीखने के लिए आप लोग ये सॉफ्टवेयर रखें। ऑनलाइन ही है, क्लाउड बेस है, आईडी पासवर्ड डालें, चलाएं। 1 महीने का ट्रायल मिलता है आपको, ठीक है। 1 महीना खत्म हो, दूसरे ईमेल एड्रेस से बनाएं और चलाते रहें, ठीक है। अच्छा, हमारी टोटल इनकम 20,000 आ गई, उसमें से हमारा पर्सनल अलाउंस लेस हो गया। हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई है? 7,430 पाउंड। यस। ओके। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं, अवल हमारी टोटल इनकम ही 7,000 पाउंड बनती है, तो हम बेसिक रेट टैक्स पेयर हो गए। बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी, फर्स्ट 1,000, सॉरी वो तो इंटरेस्ट में था कि भाई हायर के लिए आपके कम हो जाएंगे, डिविडेंड्स के लिए कि आपके पहले 1,000 पाउंड पे आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, आपको कह रहा है बेसिक रेट बैंड एट नील रेट 1000 पाउंड पे कितना टैक्स लग गया आपका? 0%। टैक्स अमाउंट भी 0 हो गई। 7430 में से 1000 पाउंड गया, कितने बचे? 6430, जिसमें हमारा बेसिक रेट बना 8.75, जिसमें हमारा टैक्स कितना बना? 562 पाउंड। और ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी बन गई, जो कि हमने HMRC को पे कर। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये है कि एक हमें थ्रेशोल्ड दे दिया है कि आप अप टू 1000 डिविडेंड आप पे कोई टैक्स नहीं होगा। सिंपल। Yes. मतलब ये कोई अलाउंस नहीं है, एक बेसिक बैंड दिया गया है कि अप टू 1000 आप एग्जाम्प्ट है। ये इफ इसको वी आर फॉलिंग इन बेसिक, इफ वी आर फॉलिंग इन बेसिक्स नहीं, टैक्स जो स्लैब 20% वाली है, 37,000 वाली। नहीं, डिविडेंड के लिए ऐसा कोई वो नहीं, वो इंटरेस्ट इनकम के लिए। ठीक है, डिविडेंड अब बेशक बेसिक रेट हो, हायर हो, एडिशनल रेट हो, जिसमें भी हो, आपके जितने भी डिविडेंड्स होंगे उसमें पहले ओके ओके आपके फर्स्ट 1000 डिविडेंड पे 0 टैक्स आपको लगेगा। हाँ, अगर आप इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, देन उसमें देखा जाएगा कि अगर आप बेसिक रेट बैंड वाले हो, बेसिक रेट टैक्स पे हो, तब आपको 1000 का अलाउंस मिलेगा। अगर आप हायर या एडिशनल के हो, फिर आपको 500 का अलाउंस मिलेगा। ठीक हो अच्छा गया? सर, ये बड़ा क्लियर हो गया है। ये मतलब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है कि पहले जो है ना वो टोटल में से पर्सनल एक्सपेंस माइनस होंगे। अब इसके साथ जो है अगर दूसरी इनकम्स जो है ना वो भी प्लस हो जाएंगी, तो वहां पे भी इसका मतलब वहां से भी 12,570 जो पर्सनल एक्सपेंस है वो माइनस होने के बाद कैलकुलेशन पे डिविडेंड की अलहदा होगी और बाकी इंटरेस्ट की अगर इनकम है वो अलहदा होगी, ऐसा ही है ना? और बाकी इनकम की अलहदा होगी। जी सॉफ्टवेयर इस तरह सर डिजाइन होगा, ऐसे ही सर? जी, सॉफ्टवेयर नहीं, ओके, HMRC इस तरह डू से कर, अंडरस्टैंड। आई HMRC। मीन वो उन एचआरएमसी का जो सर रूल्स हैं या जो यू कैन से दैट टैक्सेशन के लॉज हैं उनके मुताबिक ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेटली हुई हुई है ना? बाय द वे, मैं जो आप लोगों से उस वक्त भी क्वेश्चन कर रहा था, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम पहले अदर इनकम्स पर टैक्स लगाएंगे या डिविडेंड पे पहले जी टैक्स लगाएंगे। आप लोगों ने तुक्का मारा कि भाई अदर इनकम पे। तुक्का आप लोग का सही था, लेकिन लॉजिक उसकी ये है, अगर मेरी अदर इनकम है, ठीक है, मेरे पास स्लैब पहला बेसिक रेट बैंड कितना है? 37,700 का स्लैब है, ठीक है, इतने का। यस इसको अगर मैं यस डिविडेंड की वजह से कंज्यूम करूंगा, तो मैं टैक्स सेविंग कर रहा हूँ सिर्फ 8.75 की। ठीक है, यस मेरा नेक्स्ट बैंड जो है 33 पाउंड है, लेकिन मेरा अदर इनकम का नेक्स्ट बैंड जो है वो है 40%। तो लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले अदर इनकम पे टैक्स लगाऊं, और उसके बाद जो है ना, मैं डिविडेंड्स पे टैक्स लगाऊं। तो डिविडेंड्स पे नॉर्मली आप सबसे एंड पे टैक्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि राइट राइट उसके टैक्स रेट्स अदर इनकम से कम है। तो ये आपकी एक टैक्स सेविंग प्लानिंग होती है, जिसे आप टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। ये हमारी टैक्स प्लानिंग होती है कि हम डिविडेंड्स पे आखिर में टैक्स लगाते हैं। अब ये तो हम कह रहे हैं कि ऐसे करते हैं, बट सॉफ्टवेयर को पहले से पता है कि भैया ऐसे करना है मैंने। ठीक है, सही, राइट सर, थैंक आप यू सर। आप लोग को अगर जो इंटरेस्ट इनकम की कंफ्यूजन आ रही थी, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लेट्स से डिविडेंड्स साथ हम कहते हैं हमें इंटरेस्ट इनकम भी आ रही थी। हम लेट्स से कहते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम यूके बैंक्स, अनटैक्स या टैक्स। हम कहते हैं हमें जो इंटरेस्ट इनकम आई है उस पर टैक्स हमने नहीं पे किया अभी तक, हमें ग्रॉस रेंट मिला है। अकाउंट नंबर खुद से कुछ लिख दो यार। अमाउंट हम कहते हैं यार 3000 की, 3500 का हमें इंटरेस्ट इनकम आई है। इसके हम सेव चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। फैसल भाई, हम हैं बेसिक रेट बैंड वाले, यस ठीक सर। है। हमारी टोटल इनकम अभी ग्रॉस इनकम बन रही है 23,500 बन रही है। 20,000 डिविडेंड, 3,500 इंटरेस्ट इनकम। तो हम है बेसिक रेट बैंड वाले। हमें यहाँ पे एग्जाम्प्ट अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1000 मिलेगी। 12,000, यस यस, 1,000। इंटरेस्ट पे 1000 मिलेगी। टैक्स कैलकुलेशन पे आए। ये हमारी इंटरेस्ट इनकम हो गई है, ये डिविडेंड हो यस, गई। 20,000 ठीक है, 23,000। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं, सेविंग हमने गलत जगह पर आ दी। सेविंग इंटरेस्ट फ्रॉम मींस नहीं सेविंग। नहीं, ये हमने गलत जगह पर एक सेकंड।
नहीं, ये सेक्शन नहीं, इसके सेक्शन होल्ड कर। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से होता है। फॉर द टाइमिंग आप लोग जो कह रहे थे कि अदर इनकम्स अगर हम साथ डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार हम एम्प्लॉयमेंट इनकम साथ डाल देते फिलहाल। एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयर नेम हम कहते हैं ABC लिमिटेड से हमारी जी जॉब आ रही, और हम कहते हैं कि हमें जो सैलरी मिली है वो हमें मिली है 15,000 पाउंड, ठीक है, और हमने कोई टैक्स नहीं पे किया, हमें सिर्फ ये इनकम ही हमें आई है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे सबसे पहले हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स लगेगा, उसके बाद हमारे डिविडेंड इनकम पे। बल्कि एम्प्लॉयमेंट राइट। थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते ताकि हम हायर रेट बैंड में भी चले जाएं, ताकि हम इसको 45,000 कर लें। अच्छा, अब ये देखें, हमारी 45,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई थी, डिविडेंड इनकम हमारी राइट सर। 20,000 हो गई, हमारी टोटल इनकम हो गई 65,000 पाउंड। पर्सनल अलाउंस हमारा लेस हुआ कितना, 12,570 पाउंड, जो कि फिक्स है। अच्छा, हमारी जब ये पर्सनल अलाउंस लेस की हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 52,430 पाउंड, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, बेसिक रेट बैंड हमारी सैलरी जो है वो आ गई, ठीक है, इसमें से हमने वो लेस करा दिया। सॉरी सर, यहाँ पे 32,000 जो है ना, ये वैल्यू कैसे आई है? मतलब सैलरी में से पर्सनल एक्सपेंस माइनस हुए हैं, सिर्फ सैलरी में से माइनस हुए हैं? ठीक हो गया। ठीक है। जी ठीक है, मतलब सिर्फ इसका मतलब यह क्लैरिटी ये है कि सैलरी में से पर्सनल एक्सपेंस अभी माइनस हुए हैं, डिविडेंड पे अभी नहीं हुए। डिविडेंड का नीचे कैलकुलेशन अलहदा से होगी फिर। वो इस वजह से हम ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं पर्सनल अलाउंस डिविडेंड से लेस करवाऊंगा तो मेरी डिविडेंड इनकम कम होगी, जिस पे ऑलरेडी टैक्स रेट कम लगता है। बिल्कुल ठीक। आई डू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ओके। और जबकि ओके। एम्प्लॉयमेंट इनकम मेरी अदर इनकम पे होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी अदर इनकम कम से कम हो, इसलिए हम सारा का सारा पर्सनल अलाउंस उससे लेस कराते हैं, क्योंकि उसके टैक्स रेट्स डिविडेंड से जी। ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर जी, समझ आ गया ये पेपर, नीचे डिविडेंड की कैलकुलेशन हुई हुई है, समझ आ गई ये बात। थैंक यू। अब ये आप देख ले, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम थी उसमें से आपका पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, कहने को हम्म। ये टोटल अमाउंट की जाती है 65,000, इसमें से लेस होता है, लेकिन रियलिटी में आपकी अदर इनकम जो होती है उसमें से पर्सनल अलाउंस को कम करते हैं, क्योंकि डिविडेंड के ऑलरेडी टैक्स रेट्स कम है। तो आपकी जी रिमेनिंग बिल्कुल ठीक। इनकम थी वो ये हो गई। अब देखो, कहने को तो हम ये भी कर सकते थे कि डिविडेंड इनकम से हम पर्सनल अलाउंस लेस करते, तकरीबन कोई 7,500 अमाउंट बच जाती, बेसिक रेट बैंड भी हमारा यूज हो जाता, और एम्प्लॉयमेंट इनकम पे हमारा हायर रेट बैंड लगता। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जी इनकम का टैक्स लगता 40%, लेकिन यहाँ पे कितना लग रहा है 33%, तो ये हमारी टैक्स। 33%। तो इसलिए हम्म। सबसे पहले बेसिक रेट बैंड में एम्प्लॉयमेंट इनकम को खत्म कर दिए ताकि हमारी टैक्स सेविंग हो। तो ये जी 20%। ठीक है सर। अब हमारे बैंड में अब डिविडेंड हमारे 20,000 के थे, उसमें से 1,000 पे तो हमें क्या हो गया, 0% लग गया। 0%, हाँ जी। अब देखो 20,000 में से 1,000 तो हमारे ये चले गए, हमारे पास 90,000 रह गए, और हम अपना बैंड कितने यूज कर चुके हैं, 32,430 पाउंड। तो अगर हम करते 37,700 माइनस 32,430,000, तो 5,270 हमारे ये चला गया, ये रह गया, जिसमें से 1,000 लेस जो हमने जीरो रेट पे ले लिए, ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। 1,000 ये हो गया, हमारे पास बेसिक रेट बैंड कितना बच गया, फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड जी। सिक्सटी पाउंड, जी। जो जिसमें जी हमने बिल्कुल डिविडेंड ठीक का है सर। बेसिक रेट बैंड जी जी। 8.75, और रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई उस पर हायर रेट बैंड लग गया, और हमारा टैक्स लगा 4,971 पाउंड। तो हमारा जबरदस्त सर, टोटल जबरदस्त। टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है, क्लियर हो। तो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम की, डिविडेंड की बेसिक रेट, हम्म। और डिविडेंड का हायर बैंड, जो कि टोटल बना है 11,830 पाउंड्स। ठीक 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 सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी को डिविडेंड की कैलकुलेशन में या उसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।
बट कीप दिस इन माइंड, ये तो जस्ट आप लोग को मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी करके दिया, नॉर्मली मैं इस टाइम करता नहीं हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं कि भाई जो सैलरीज की समरी वगैरह होती है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। P60 होता है, P11D होता है, P45 होता है। ये फॉर्म्स हम देखेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे भाई ये होते क्या है, इनका यूजेज क्या है। उसकी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स लगता कैसे है, कैलकुलेशन कैसे उसकी होती है, सारी कैलकुलेशन करके उसके बाद हम आते हैं। पहले हम अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट करेंगे, हाँ एक बंदे ने जॉब किया है, उसकी इतनी इनकम आई है, ठीक है। उसका हम पहले टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाएंगे, फिर हम रेंटल इनकम सीखेंगे, उसको फिर अपने टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाएंगे। इस तरह करते करते तमाम सोर्स ऑफ इनकम हम पहले पढ़ेंगे, और एक एक करते करते हम उसको अपने टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाते जाएंगे, ठीक। जी राइट सर, राइट। अच्छा, एनीवन एल्स, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग नोट कर लें, जितनी चीज़ हमने देखी है आप लोग को लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा। बल्कि ये तो मेरे ख्याल यूट्यूब पे भी आएगा आपके आपके पास, तो आप कोई कंफ्यूजन तो वहां से देख ले। आप जब रिवीजन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन हो अपने पास नोट डाउन कर ले। कल क्लास में आते साथ पहले आप लोग के क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे, देन हम आगे जाएंगे, ठीक हो गया। सो फॉर नाउ आज के लिए मेरा यही मकसद है कि हम ये टैक्स रेट्स वगैरह आज देख लें। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल से हम एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आगे हम फिर जाते जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, इंशाल्लाह दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, एंड प्लीज जो भी कंफ्यूजन हो नोट डाउन करें। कल क्लास में पहले 10-15 मिनट आप लोग के क्वेश्चन आंसर होंगे, देन हम आगे चलेंगे, ठीक है। चले इंशाल्लाह, सी सर यू थैंक यू। टुमारो, इजाजत दीजिए। थैंक यू अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।